आज हमारे साथ मौज़ी शख्सियत मौज़ी डीओ एक्स डीओ साहब जनाब रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज का मौजू टेट की तैयारी है। तो टेट की तैयारी किस तरह की जाती है इसके ऊपर रशीद साहब जो है ना रोशनी डालेंगे। मैं आपकी जानिब से और जनाब रशीद साहब का हमारे loggreentrends.com में इस्तेमाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों के जहनों में यानी तलबा के जहनों में उम्मीदवारों के जहनों में ये एक सवाल है कि आखिर टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं समझता हूँ क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से इशारा मिला कि बीएड सेकेंड ईयर और डिप्लोमा सेकेंड ईयर वाला ये दोनों को भी चांस दिया जाएगा। तो ये लोगों के एनुअल एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल तक हो जाएंगे। अल्लाह चाहे तो मई जून तक नोटिफिकेशन आएगा। सर और एक सवाल बच्चों के जहनों में ये है कि क्या साबिक़ की तरह निसाब रहेगा टेट का या उसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी। नहीं, सिलेबस साबिक़ा के तरह होगा। लास्ट हमारे पास जो टेट हुआ था 2017 में वही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। और दूसरी बात यह है सर जो टेट को ताहयात या ताउमर करने का जो फैसला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या ये लागू हो रहा है या तेलंगाना में नहीं लागू हो रहा है। सर टेट के लिए जो अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड की भी एक जो है लोगों के जहनों में तशवीश है उम्मीदवारों के, तो ये ऑनलाइन होने के चांसेस है या ऑफलाइन होने के चांसेस के ताल्लुक से तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि टेट ऑफलाइन ही हुआ तो हमारे बच्चे बेहतर अंदाज से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर टेट के लिए क्या करना होता है और उसकी किस तरह तैयारी करें। टेट ऐसे तो एक किस्म का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही तस्वुर कर सकते हैं। इसमें हमको पहले ये समझना चाहिए कि टेट से होने वाला फ़ायदा क्या है। टेट से फ़ायदा क्या होगा, इसके बाद जब बीएससी या टीआरटी रहेगा उसमें 20% वेटेज उसमें ऐड किया जाएगा। तो एक 20% वेटेज लाने के लिए टेट के जो 150 मार्क्स हैं, 150 बिट्स 150 मार्क्स हो, हम 150 मार्क्स लाने की कोशिश करें। अगर हम 150 मार्क्स लाए तभी 20% वेटेज टीआरटी या टेट में मिलेगा। नहीं हम खाली क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, क्वालिफाई हो गए तो आप एलिजिबल रहते हैं। क्वालिफाई के लिए बीसीई वालों के लिए 75 रहेंगे, ओसी वालों के लिए 90 रहेंगे। इससे क्या होगा, वेटेज 10 नंबर 12 नंबर आएंगे और 8 नंबर चाहिए आपको मालूम होना चाहिए जॉब के लिए, जॉब कॉम्पिटिटिव स्पीड के लिए आता है, जॉब के लिए हाफ मार्क्स के लिए भी हमारा पोजीशन नीचे आ जाता है। इसलिए हम कोशिश टेट से ही करें कि हमको इसमें 150 में से 150 लाना है। और टेट टीआरटी या डीएससी जब कभी भी अनाउंस करेगा उसमें ये समझेंगे कि पहली सीट मेरी है, इसके लिए हम कोशिश करें। तो इसके लिए हम टेट हो या टीआरटी हो फॉर्मल तरीके से अब तक जो रॉ एजुकेशन हासिल करें उस अंदाज की प्रिपरेशन इसके लिए मुनासिब है। हमको यहाँ पर ईच एंड एवरी टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट को रेफरेंस बुक्स में भी देखेंगे, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तभी हमको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन करके आपके सामने आता तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन को देखते हुए आप समझ सकते हैं, आपके नॉलेज को गेन करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वरना आप महदूद पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है उसको क्वालिफाई। इसमें जुमला कितने पेपर्स होते हैं और क्या क्या पढ़ना चाहिए। टेट के लिए 2 पेपर्स हैं, एक पेपर 1 दूसरा पेपर 2। पेपर 1 में 30 मार्क्स चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के पेडागॉजी के हैं, 30 मार्क्स फर्स्ट लैंग्वेज के हैं, 30 मार्क्स इंग्लिश के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, 30 मार्क्स ईवीएस के हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये 30 मार्क्स का डिवीज़न 24+6 किया गया। 6 पेडागॉजी को दिया गया हर एक को, 24+6 24+6 ऐसा आपको 150 बिट्स 150 मार्क्स में करना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर रहेगा। तो इसके लिए मैथमेटिक्स कौन से क्लास से पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 के लिए जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया वो 1 to 5th रेज्ड अप टू 10th का है। रेज्ड अप टू 10th के माने ऐसे नुकात या ऐसा कंटेंट जो 5th क्लास में है
वही टॉपिक आगे बढ़ते हुए अगर 10th तक जाता है तो उसको पढ़ना है। बहुत टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो 5th क्लास तक आके हार्ड हो जाते हैं, तो उसको और आगे बढ़ाना है। जो टॉपिक रिलेटेड है 10th तक उसको आगे बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर कौन सी है टॉपिक? मिसाल के तौर पे हम स्टैटिस्टिक्स शुमारियात की बात ले सकते हैं। 5th 6th में भी शुमारियात है, आगे आप 10th तक भी देखेंगे तो शुमारियात है। वही अगर हम 10th में मैट्रिसेस की बात देखें तो 5th क्लास में मैट्रिसेस नहीं होता, तो हमको 10th की मैट्रिसेस पढ़ाना है। इसलिए 5th क्लास के कंटेंट को देखेंगे, वो कंटेंट से रिलेटेड हो, EVS में रहने दीजिए या मैथ्स में रहने दीजिए, अगर वो 10th तक जाता है या 8th 9th तक जाता है तो आपको उसको पढ़ना है। ये माने क्या है, आपको स्टैटिस्टिक्स या जो टॉपिक आगे तक जा रहा उस पर डीप सवाल किए जाएंगे, तो आपको उसकी गहराई में जाना होगा। ये तमाम मज़ामीन के लिए रहे। ये पेपर 1 में मैथ्स और EVS के लिए है। अच्छा, उर्दू में कहाँ से लेंगे? उर्दू और इंग्लिश के लिए भी वही क्राइटेरिया है, लेकिन LSRW पर स्ट्रेस किया है। तो अभी ये लोग जो है निसाबी कुतुब अगर पढ़ लिए तो काफ़ी है, या नहीं, फिर काफ़ी इसके लिए सेपरेट? निसाबी तो जो कंटेंट कहलाता है वो 24 मार्क्स का है, लेकिन वो कंटेंट भी यूं ही पढ़ने से नहीं आता। आप क्या करेंगे, पहली जमात लेंगे, उसमें सिलेबस बुक लेंगे, पहला यूनिट लेंगे, यूनिट को एक मरतबा आप पढ़ेंगे, उसके बाद पेज पलटाएंगे, उसके अहम नुकात लिखे हुए रहेंगे, आप अपने हाथों से लिखेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे। हर टॉपिक को ऐसे करेंगे, तो उसके बाद आप उस पर आपके पास एक मौज जमा हो जाता, उसको आप जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्या मार्केट में इस तरह लिखना ज़रूरी है। बगैर लिखे आप किसी भी चीज़ को रूट मेमोरी में जाते हुए पढ़ते हुए ये मत समझिए कि ये आपको देर पर याद रहता है, ये चीज़ें देर पर याद नहीं रहती। मार्केट में कोई ऐसी अच्छी किताब दस्तियाब है जो टेट के लिए मौजूद साबित हो? हम यकीन से नहीं बोल सकते कि जो बुक पढ़ने से आपको टेट में क्वालिफाई हो जाती है, ये पढ़ने से। हाँ, वो रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और एक बात हमारे बच्चों के जहन में ये डालना चाहता हूँ कि भाई बाज़ार में टेट की बुक है, अरे उसमें ऑब्जेक्टिव बिट्स अच्छे दिया, डेफिनेटली बहुत अच्छे दिए। आपको वो ऑब्जेक्टिविटी समझने के लिए सब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है। सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, वरना मैं आपको 10 बिट्स ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ, आप पढ़ लेते, लेकिन उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं है तो आप उसको अटेंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले सब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी पे जाएंगे। तो अभी आप क्या पैगाम देंगे टेट के उम्मीदवारों को जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं? देखिए, ये सुनहरी मौका है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमको हाथ लगा, क्योंकि पिछले तकरीबन 10 साल से कोई टेट और TRT वगैरह नहीं हुआ। अब अल्लाह चाहे तो डेफिनेटली होगा, ये मौका नहीं गंवाएंगे, और ये यूं ही बैठे बैठे वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती। आज से, अब से, इसी वक्त से हम उसके लिए कोशिश करें, तैयारी करना चाहिए। पहले सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर हम असर ग्रुप को मिलाइए, फिर उसके बाद अपने असातिज़ा से कांटेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद कहीं पर आपको मालूम होगा कि सेमिनार क्लासेस चलें, वहाँ पर अटेंड होइए, फिर इंटरेक्शन से कुछ नॉलेज, कुछ मवाद हासिल कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, अब जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे स्कूल्स, तो क्या उर्दू मीडियम के जो मखलूआ जायदादें हैं उसके ऊपर तकर्रात होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम के लिहाज से तकर्रात होंगे? अब जो हालात नज़र आ रहे हैं वो हालात के तहत मेरा यह ख्याल है कि अब प्राइमरी लेवल पर बच्चों के एडमिशन्स इंग्लिश मीडियम में होंगे, तो उर्दू मीडियम जो स्कूल से, तेलुगु मीडियम जो स्कूल से चलेंगे, लेकिन प्राइमरी या ग्रास रूट लेवल पर फर्स्ट सेकंड में इंग्लिश मीडियम के बच्चे आएंगे। तो ये आहिस्ता 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 आगे उर्दू और इंग्लिश तेलुगु मीडियम वाइंड अप होंगे, इसलिए रेशनलाइजेशन की बात भी आ रही है। तो फिलहाल जो है इंग्लिश मीडियम कोर्स के साथ उर्दू मीडियम कोर्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि उर्दू मीडियम स्कूल्स कई एट प्रेजेंट इफेक्टिव तौर पर मौसम तौर पर चल रहे हैं। उनको एकदम कन्वर्ट इंग्लिश मीडियम में नहीं करेंगे, ग्रास रूट लेवल से लेके आएंगे। तो सर क्या फिर यानी यही TRT हो या DSC हो, उर्दू मीडियम या तेलुगु मीडियम के लिए क्या आखिरी साबित हो सकता है? शायद हो सकता है, क्योंकि जनरली उनको 5 साल या 7 साल या 8 साल में एक बार मौका मिलता, 5 साल से बाद हालत बदल भी सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है, इससे फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। और
हमारे बच्चों को पैगाम ये भी जाना चाहिए कि भाई हम टीचर ठीक है, ये एक रास्ता है। अब कई शोबाजात में पोस्ट निकलने वाले हैं, उसमें 10वीं जमात से ग्रेजुएशन तक के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, उनको भी देखिए, उसमें भी अप्लाई कीजिए और उसके ताल्लुक से भी मेहनत कीजिए। उसके ताल्लुक से भी आपके पास अवेयरनेस होना ज़रूरी है, डिफरेंट शोबाजात में भी जाना ज़रूरी है, हर जगह कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, हर जगह मेहनत करना ज़रूरी है। जी रशीद साहब, naukritrends.com के लिए आपका कीमती वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। मैं हमारे तमाम जो नाज़रीन हैं उनकी जानिब से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।